अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछली क्लास में सबक नंबर 1 नज़्म दुआ की बुलंद ख्वानी की थी और नज़्म के हर मिसरे हर शेर का मतलब समझा था। ठीक है, शेर हो गया ये 2 लाइनें, ठीक है, और मिसरा 1 लाइन। ठीक है, इसके बाद हमने नज़्म के बाद दिए गए नज़्म से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब ढूंढे थे और हमने ये सीखा था कि किसी सवाल का जवाब किस तरह से लिखा जाता है। और उससे पहले हमने अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखना और हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना भी सीखा था। आइए आज हम करते हैं खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए, यानी कि हमें ये जो अल्फाज दिए गए हैं हमें उनकी खाली जगह में जहाँ उन्हें आना चाहिए वहाँ पर लिखना है। बच्चों, हमारा पहला लफ्ज़ है आदत। क्या है? आदत। आदत का मतलब मैंने क्या बताया था? हैबिट। यानी कि जैसे कि किसी बच्चे को चॉकलेट खाने की हैबिट होती है, चॉकलेट खाने की आदत होती है, किसी बच्चे को आइसक्रीम खाने की, और किसी बच्चे को दिन में 1 घंटा पढ़ने की आदत होती है और किसी बच्चे को बहुत सारी देर। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारा जहान। जहान का मतलब होता है दुनिया और दुनिया के बाहर की दुनिया, यानी कि कायनात, जहाँ पर चाँद, सितारे और सैयारे यानी प्लैनेट्स होते हैं। अगला लफ्ज़ है बंदों। हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान हैं। अगला लफ्ज़ है दाता। दाता का मतलब होता है देने वाला, यानी सखी, यानी जिसका दिल बहुत बड़ा होता है और अल्लाह ताला से बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। यानी कि दाता का मतलब अल्लाह ताला यानी कि खुदा। अगला लफ्ज़ है हिम्मत। बच्चों, मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास हिम्मत नहीं होगी तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे। कोई भी काम करने के लिए हमारे पास हिम्मत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम लेटे रह जाएंगे, आराम करते रहेंगे और कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। आइए अब हम दिया गया पहला मिसरा यानी पहली लाइन पढ़ते हैं। ए अपने डैश के वाली। डैश में क्या आना चाहिए? पहले आप सोचिए कि हमने ये लाइन कहाँ पढ़ी है। ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा? बंदों। हमने बंदों पर टिक लगाया और यहाँ लिखा बंदों। शाबाश। दूसरा जुमला है हमारा, यानी दूसरा मिसरा है दुनिया और डैश के मालिक। बच्चों ये मिसरा हमारी नज़्म में कहाँ आया था? दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। जहान कहाँ है? दूसरे नंबर पर। तो हम यहाँ टिक लगाएंगे और इस दूसरी खाली जगह में लिखेंगे जहान। तीसरा मिसरा है हमारा तुझसा डैश कोई नहीं है। अब मुझे बताइए ये मिसरा नज़्म में कहाँ आया था? दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। तो तीसरी खाली जगह में क्या आएगा? दाता। हमने दाता पे सही का निशान लगाया और दाता को खाली जगह में लिख दिया। चौथा लफ्ज़ है बख्श हमें मेहनत की डैश। बच्चों, अब ये मिसरा हमारी नज़्म में कहाँ आया था? बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत। तो आदत पर सही का निशान लगाएंगे और ख़ाली जगह में लिखेंगे आदत। ठीक है बच्चों, अब हमारा पांचवा मिसरा है डैश दे कुछ काम करें हम। बच्चों, ये मिसरा हमारी नज़्म में आया था हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। तो हम हिम्मत पर सही का निशान लगाएंगे और लिखेंगे हिम्मत। ठीक है बच्चों, अब फिर से शुरू से पढ़ते हैं। ए अपने बंदों के वाली, दुनिया और जहान के मालिक, तुझसा दाता कोई नहीं है, बख्श हमें मेहनत की आदत,
ہمت دے کچھ کام کریں ہم. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پڑھیے اور غور کیجیے. دنیا، جہان، جگ، ان تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں. اسی طرح ان لفظوں پر غور کیجیے. مالک، داتا، والی، خدا، طاقت، قوت. یعنی کہ ہمیں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی ایک جیسے ہیں. دنیا جہاں ہم سب رہتے ہیں اس کو ہم جہان بھی کہتے ہیں. جہان وہ دنیا بھی ہے جہاں ہم سب رہتے ہیں اور اس دنیا کے باہر کی دنیا بھی ہے. اس کے بعد ہے جگ. جگ کا مطلب بھی دنیا ہی ہوتا ہے. یعنی 3 لفظوں کے ایک جیسے مطلب. اب آگے بڑھتے ہیں. مالک، داتا، والی، خدا. مالک، یہ ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. داتا، ہم سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. والی یعنی کہ مالک. والی اور مالک کا مطلب ایک ہی ہے اور ہم سب کا مالک اللہ تعالیٰ اور خدا کے مطلب اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ان چاروں لفظوں کے ایک ہی مطلب ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے طاقت، قوت. ہے نا، طاقت اور قوت کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے طاقت یعنی کہ انرجی. اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے. بچوں، ہمارا پہلا ملان دیا گیا ہے پھول سا نازک. پھول سا نازک. پھول کسے کہتے ہیں؟ پھول کہتے ہیں گل کو. گل یعنی پھول. اور پھول کیسا ہوتا ہے؟ نازک ہوتا ہے یعنی کہ ملائم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے نا بچوں. نازک مطلب جو آسانی سے، جسے ہم آسانی سے توڑ سکیں، جو ملائم ہو، سافٹ ہو، تھوڑا سا کمزور ہو. پھول سا نازک، پھول سا ملائم، پھول سا سافٹ. ٹھیک ہے، اب اگلا لفظ ہے ہمارا ریشم سا. ریشم سا کا ملان کس سے ہو سکتا ہے؟ ریشم کا مطلب ہوتا ہے سلک. یہ بھی نرم ہوتا ہے اور ملائم ہوتا ہے. تو ریشم سا کیا ہوگا؟ ملائم. دیکھیے یہاں پر کس لفظ کا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا سخت ملائم ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈا، گرم یا پھر نرم؟ نرم. ریشم سا نرم. ریشم سا نرم یعنی ریشم کے جیسا ملائم، ریشم کے جیسا سافٹ. ہم اسکیل کی مدد سے ان کا ملان کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ بنا اسکیل سے کریں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، اس لیے آپ سب کو اسکیل کا استعمال کرنا ہے. اچھا بچوں، پھول کا بھی مطلب ملائم ہو گیا اور ریشم کا مطلب بھی ملائم ہو گیا. لیکن پھول کا مطلب ملائم ہوتا ہے سافٹ، جو تھوڑا سا نازک ہو، جسے آسانی سے ہم توڑ سکیں. اور ریشم سا نرم مطلب جو کہ سافٹ ہو لیکن ہم اسے توڑ نہیں سکتے، وہ کمزور نہیں ہوتا. ہم ریشم کے کپڑے بھی تو پہنتے ہیں نا، اس لباس وہ پہننے میں ملائم ہوتا ہے، ہاتھ لگانے میں ملائم ہوتا ہے، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتا. نازک تھوڑا تھوڑا کمزور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. بچوں اگلا ہے ہمارا پتھر سا. اب پتھر کسے کہتے ہیں؟ پتھر کہتے ہیں جو چیز تھوڑی سی سخت ہو یعنی کہ ٹھوس ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پکڑیں ہم اسے تو وہ آسانی سے، اگر ہم اسے کس کے پکڑیں گے تو ہمیں چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ تھوڑا وزن دار ہو، تھوڑا بھاری ہو اور مضبوط ہو. ٹھیک ہے، تو پتھر جو کہ سخت ہو، ٹھوس ہو، تھوڑا بھاری ہو اور مضبوط ہو، اس کا ملان ہم کس سے کریں گے؟ سخت سے، ٹھنڈا سے یا گرم سے؟ سخت سے. پتھر کیسا ہوتا ہے؟ سخت، جسے ہم آسانی سے توڑ نہیں سکتے. تو ہم پتھر سا کا ملان کریں گے سخت سے.
अगला लफ्ज़ है हमारा आग सा। आग कैसी होती है बच्चों? जिसमें आग वो होती है जिसमें तेज़ रोशनी आए। आपने चिराग के ऊपर की लौ देखी है? जब मोमबत्ती जलती है या कोई दिया चिराग जलता है, उसके ऊपर एक लौ होती है। ये लौ किसकी होती है? आग की। किसकी होती है? आग की, जिसमें थोड़ी गर्मी होती है। थोड़ी नहीं, अगर आग ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है। तो आग सा हम किससे मिलाएंगे? ठंडा से या गर्म से? गर्म से। तो आग सा हो गया गर्म। अगला लफ्ज़ और अगला मिलान हमारा ठंडा ही बचा है, लेकिन हमें पहले सोचना है। तो बर्फ़ सा क्या होगा? बर्फ़ किसे कहते हैं? बर्फ़ वो होती है जो ठंडी होती है। जब हम पानी को जमा देते हैं अपने फ्रीज़र में रख कर, तो वो बर्फ़ बन जाती है, जिसमें ठंडक होती है, जो यख़ होता है, सर्द होता है और खुनक होता है ना? तो बर्फ़ सा क्या होगा? ठंडा। आइसक्रीम कैसी होती है आपकी? ठंडी ना, क्योंकि आइसक्रीम भी बर्फ़ से ही बनती है, या फिर बर्फ़ की तरह जमा कर बनती है। तो बर्फ़ सा क्या हुआ? ठंडा। ठीक है, एक बार दोहराते हैं। फूल सा नाजुक, रेशम सा नर्म, पत्थर सा सख्त, आग सा गर्म, बर्फ़ सा ठंडा। ठीक है, मैं आपको इसका फ़ोटो भेजूँगी, आपको उसे करना है और अच्छी तरह से समझकर याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।